बच्चों, ये 2025 के पहले सेट का दूसरा भाग है। इससे पहले मैं एक भाग और बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा। ये 2025 के 346 JS सेट का दूसरा भाग है। और इससे पहले भाग में हम 3 प्रश्न को हल कर चुके थे, मतलब हम 3 घातक प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम 4 का हल करेंगे। तो जो 4 का प्रश्न हमारा है, इस 4 का प्रश्न में कह रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में आ जाता है। और आपने ये दूसरा जो गॉस की प्रिमेय चैप्टर है, उसमें जो उसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं उसमें आपको कराया गया होगा, और हमने भी लिखा है। अगर आप जो है देखना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से इस प्रश्न को लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है किस तरह से आता है एग्जाम में, वो आप देख चुके हैं। तो इसकी हेडिंग होती है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि एक तार है जिसपे एक समान आवेश Q वितरित है। तो एक टर्म होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर लिखा है कि यदि किसी सीधे तार पर एक आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तथा तार की लंबाई L है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होगा। जहाँ लैम्डा जो है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, Q जो है वो आवेश होता है, और L चालक तार की लंबाई होती है जो तार आवेशित है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये तो हमें मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप इसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब हम डेरिवेशन अगर जब शुरू करते हैं तो मेनली डेरिवेशन यहाँ से शुरू होता है कि माना एक समान आवेशित सीधा तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो हमारा ये एक अनंत लंबाई का तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक ऐसा बंद बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, और इस बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, जो बिंदु P से गुजरता है। मतलब एक बेलनाकार बंद पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से गुजरता है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बंद पृष्ठ को किताबों में गॉसियन पृष्ठ भी लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, एक बिंदु P लिया, एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया चारों तरफ, तार इसके अंदर है। तो आगे हम क्या करते हैं, अब हम इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन में 2 प्रकार का पृष्ठ होता है, एक समतल पृष्ठ होता है और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो जैसे कि हम आपको अगर दिखाएं, तो जैसे ये जो है ये हमारा बेलन होता है। जैसे आप देखिए ये जो है एक कि बुक का हमने क्या कर दिया, बेलन बना दिया। तो ये बेलन है। ये वाला जो पृष्ठ होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ जो है समतल पृष्ठ होता है। और ये वाला जो पृष्ठ होता है, ये जो ऊपर का होता है बेलन की लंबाई में, ये होता है वक्र पृष्ठ। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में जो ये बेलन आकृति हमने बनाई है, हम समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन E.dA। इसको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। तो वैद्युत फ्लक्स φ1 हमने मान लिया इसे। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन E.dA। तो अब हम इसमें फार्मूला A.B बराबर AB cos थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये E.dA cos 0 है। अब बात आती है यहाँ पे थीटा है, थीटा आपने जो 0 कैसे लिया, तो यहाँ पे थीटा का मान हमने 0 लिया इसलिए क्योंकि ये जो हमारा है जो बिंदु P है, तो ये तार धनावेशित है। तो इस तार के धनावेशित होने के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी।
और ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के बाहर लंबवत होता है। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ के बाहर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, डी ए होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश डी ए और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कोण जो है वो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ कॉस थीटा की जगह पे सीधे सीधे कॉस 0 लिख दिया। अब कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसका तो मान 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। तो ये हमारा आपको मालूम है, चूँकि इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या है, ए, और ये जो है पृष्ठ जो है ये कैसा है, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, लेकिन एच की जगह पे यहाँ पे जो पृष्ठ की लंबाई है वो कितनी है, यानी बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है, एल। तो हमने एच की जगह पे यहाँ एल लिख दिया। तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। ये इंटीग्रेशन डी ए का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा φ1 बराबर हो जाता है ई गुणे 2 पाई आर एल। ये हमारी समीकरण 1 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ये जो बेलन था, इस बेलन का जो ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है, ये जो समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे वही जो ऊपर अभी हमने आपको बताया था, बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, अब इसमें एक काम और आप लोग करिए कि जो बेलन होता है उसमें जो समतल पृष्ठ होते हैं वो 2 होते हैं, एक ये ऊपर होता है और एक ये नीचे होता है। ये भी समतल पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, समतल पृष्ठ है। तो ये 2 समतल पृष्ठ होते हैं। तो जब हम φ2 निकालते हैं, मतलब बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो ये φ2 बराबर हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन डी ए। मतलब फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन पृष्ठ 2 हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, अब यहाँ पे ई डॉट डी ए का फिर फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ 90 है। 90 कैसे निकाला हमने, तो अगर आप चित्र को देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उसी दिशा में रहेगी जिधर पहले थी, मतलब दूर की तरफ, और इधर भी दूर। लेकिन अब जो ये समतल पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये तुम्हारा पृष्ठ है, ठीक है, तो ये समतल सदिश ऊपर के लिए जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल सदिश ऊपर के लिए जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। समझ रहे बच्चों, यहाँ पे जो है ये जो हमारा पृष्ठ है बेलन का, ये जो समतल पृष्ठ है इसकी दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, वक्र पृष्ठ की दिशा इधर के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है डी ए और जो वैद्युत क्षेत्र है ई, तो इन दोनों के बीच कोण 90 हो जाता है। ठीक है, तो जब ये कोण 90 हो जाता है तो हम जब यहाँ पर इसका मान रखते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस 90 लिख लेते हैं। और ये जो है ये बंद वक्र होता है, तो इसलिए जो है ये कॉस 90 का मान जब हम 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। φ2 बराबर क्या आ जाता है, 0। मतलब वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा था, ई इंटू 2 पाई आर एल, और समतल पृष्ठ से कितना निकल रहा है, φ2 बराबर 0। ठीक है, अब टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आपके सामने लिखा हुआ है टोटल वैद्युत फ्लक्स φe बराबर φ1 प्लस φ2। φe का मान कितना था, ई इंटू 2 पाई आर एल, प्लस φ2 का मान कितना था, 0। ये निकला यहाँ समीकरण 2 में। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स हो गया φe बराबर हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का यूज़ करते हैं। गॉस की प्रमेय में आपको ने पढ़ा होगा कि φe बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गए समीकरण 4। अब आप देख रहे हो कि ये जो समीकरण 3 है ये भी φ बराबर है, और ये समीकरण 4 में φ बराबर है। तो मतलब जब ये क्वांट जो है LHS दोनों की बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। इसीलिए हमने क्या किया, 2 पाई आर एल बराबर कर दिया Q बटे एप्सिलॉन 0। ये लिखा हुआ है 2 पाई आर एल बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर आ गया 1/2 पाई आर एल इंटू Q बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हमने समीकरण 5 मान लिया। अब आपको मालूम है कि हमने आपको समीकरण 1 में सीधे सीधे बताया था कि लैम्डा बराबर होता है Q बटे L। तो अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये Q बराबर हो जाएगा लैम्डा
एल। ये क्यू का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 कितना था हमारा, ई बराबर कितना था, ई बराबर कितना था, ई बराबर 1/2πRL इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो क्यू का मान हमने लिख दिया लैम्डा एल, तो एल से एल कट गया, तो ई बराबर आ गया 1/2πε0 लैम्डा बटे आर। ठीक है, हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, यहाँ पे टी हो जाएगा 2 लैम्डा, और ये 2 का 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्यों किया, इसलिए ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें मालूम है कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर ली। हम क्या लिख देंगे, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप बच्चों। अब हम 4 खा प्रश्न को हल करेंगे। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, हम परावर्ती दूरदर्शी को बताएंगे क्या होता है, और उसकी किरण आरेख खींचेंगे और उसकी क्रियाविधि भी बताएंगे। तो ये आपको सामने मैंने लिख रखा है कि परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। तो आपको मालूम है दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिससे हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं। और आपने जो दूरदर्शी पढ़े होंगे, वो इससे पहले जो दूरदर्शी पढ़ा था वो होता अपवर्ती दूरदर्शी। उसमें प्रकाश जो है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती थी कि हम लेंस का प्रयोग करते थे, और बड़े आकार का लेंस बनाने पर उसमें दोष उत्पन्न हो जाते थे, गोलीय विपतन जैसे दोष आ जाते थे। इसलिए क्या होता कि बड़े आकार का जो लेंस बनाना है वो कठिन कार्य होता था। इसलिए क्या किया जाता है, वैज्ञानिकों ने अपवर्ती दूरदर्शी की जगह परावर्ती दूरदर्शी बनाया। इसमें क्या करते हैं कि लेंस की जगह पे हम जो है अवतल दर्पण या फिर परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने थ्योरी आपको अभी बताई है, यही थ्योरी इसमें लिखी हुई है। कि क्या लिखा है कि अपवर्ती दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़े द्वारक के अभिदर्शक की आवश्यकता होती है, जिससे वह अधिक प्रकाश को एकत्र कर सके। परंतु बड़े द्वारक के लेंस तैयार करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनमें गोलीय विपतन का दोष बढ़ जाता है। इसी कार्य को अवतल अथवा परवलयाकार दर्पण से किया जा सकता है। मतलब जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा था, उस अपवर्ती दूरदर्शी में हम क्या कर देते हैं, लेंस की जगह पे अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये काम कैसे करता है, उसको आप जो है इस किरण आरेख से बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़े आकार का एक अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण होता है, लेकिन हमने यहाँ अवतल दर्पण बनाया है M1। तो ये एक M1 दर्पण होता है, और इसके सामने उस वस्तु को रखते हैं जिसे वस्तु को हमें देखना है। तो ये कोई एक वस्तु है, बहुत दूर स्थित है AB। तो प्रकाश किरणें जो हैं यहाँ से आती हैं इस वस्तु से, और इस दर्पण पर पड़ती हैं। दर्पण क्या करता है, इन्हें जो है परावर्तित कर देता है। दर्पण इन्हें परावर्तित करता है। तो परावर्तित करने के बाद ये दर्पण जो है अपनी फोकस पे इन किरणों को मिलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस दर्पण M1 के फोकस से पहले ही, मतलब जब ये रेखाएं मिलें, ये जो किरणें मिलें, उससे पहले ही हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण रख देते हैं। ठीक है, और ये जो समतल दर्पण रखा जाता है, ये 36 से 45 डिग्री पे रखा जाता है। जो क्षैतिज रेखा होगी, उस क्षैतिज रेखा से इसका कोण कितना होगा, अब बनाएंगे तो चित्र गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। ये जो दर्पण M2 होता है, ये हमारा क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। इससे होता क्या है कि जो प्रकाश किरणें इस दर्पण M1 से परावर्तित होके जब आती हैं, तो फोकस से पहले ही वो M2 से टकरा जाती हैं, और M2 उन्हें फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट किरणें हैं, इन्हें हम जो है इसके नीचे एक नेत्रिका लेंस लगा देते हैं, और जब हम नेत्रिका लेंस से देखते हैं तो हमें जो है ये जो दर्पण M2 है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है A', B', ये A', B' जब हम नेत्रिका लेंस से देखते हैं तो एक बड़ा सा इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है A', B'। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि ये जो हमारी वस्तु है AB, इससे प्रकाश चल के दर्पण M1 पे आता है।
M1 से जो प्रकाश परावर्तित होता है वो दर्पण M2 पे गिरता है और M2 पे गिरकर उसका एक प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, और हम एक नेत्रिका लेंस से इस प्रतिबिंब A डैश और B डैश को देखते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। इस तरह से क्या होता है कि परावर्ती दूरदर्शी में हम जो है अवतल दर्पण या गोलाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष नहीं आता है। तो ये एक तरह से हमने आपको इसकी क्रिया विधि भी बता दी और इसका जो रेखा चित्र है वो रेखा चित्र भी समझा दिया। इस चित्र की आप बार बार खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे 2 4 10 बार बनाएंगे तो आप भी इसे अच्छे से बनाने लगेंगे। ये मैंने भी एक बार में ही बना दिया है क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोग भी इसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि में वही लिखेंगे जो हमने आपको अभी समझाया। हमने आपको कि जो समझाया था वही आप लिख देंगे और इसकी क्रिया विधि अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं कैसे लिखी जाती है। क्रिया विधि में आप क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण पर गिरती हैं। ये तो हमने बताया था कि वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है वो M1 दर्पण से क्या होता है, परावर्तित होता है और अपने फोकस पे केंद्रित होता है। लेकिन हम फोकस से पहले ही क्या कर देते हैं, आप अगर देखना चाहो तो हम फोकस पे वो केंद्रित हों, फोकस पे केंद्रित होने से पहले ही एक बीच में क्या रख देते हैं, समतल दर्पण रख देते हैं और इस समतल दर्पण से प्रकाश किरणें पुनः क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण पर गिरती हैं। समतल दर्पण M2 इन किरणों को परावर्तित करके AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। नेत्रिका E द्वारा A डैश B डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस में हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, जो हमारा दर्पण M2 था अगर वो का प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस में बना देता है, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है डैश B डैश, ये जो हमारा प्रतिबिंब है A डैश B डैश, अगर ये इस नेत्रिका, ये जो लेंस लगा है इसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं, इस लेंस के फोकस पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ कहीं अनंत पे जाके बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर -F0 बटे FE होती है, जहाँ F0 व FE क्रमशः अवतल दर्पण M1 तथा नेत्रिका लेंस E की फोकस दूरियां होती हैं। तो यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर 3 मिल जाएंगे इस प्रश्न में। बच्चों अब हम 4 गा को हल करते हैं। ठीक है, 4 गा में क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, या अंतर लिखिए। तो इस तरह से कई प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसे कैसे लिखना है वो हम आप लोग देख लीजिए। हमने हेडिंग डाली कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद। अब हम क्या करते हैं, टेबल बना के इसको लिखते हैं, क्योंकि टेबल बना के लिखने पर एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है। और आप लोग याद रखिएगा कि आप जितना इस प्रकार लिखेंगे कि एग्जामिनर कॉपी को आसानी से चेक कर सके, उसे कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है, एग्जामिनर को अगर कोई चीज़ ढूंढनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती उससे आंसर खोजना पड़ रहा है आपके लिखे हुए प्रश्न में, उत्तर में, तो एग्जामिनर वहाँ पे आपको अगर सही भी लिखते हैं तब भी वो 1-2 नंबर काटने की कोशिश करता है। तो आप इस तरह से चीज़ों को लिखें कि एग्जामिनर को एक ही नज़र में समझ में आ जाए कि ये उत्तर सही है। तो बच्चों देखिए, मैंने टेबल बना के बहुत अच्छे से लिखा है। पहले हम लिखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में, फिर अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में, फिर लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो हमारा जो पहला गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का वो ये है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा प्रतिचुंबकीय, मतलब प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक के विपरीत हो। तो इसका गुण इसी से आया है कि इसमें लिखा है कि यह गुण
यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत, प्रति का मतलब ये विपरीत होता है, तो विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय, अनु मतलब अनुसर जो आता है वो किस में आता है, साथ में, सहयोग में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब प्रति चुंबकीय विपरीत होते हैं चुंबकित, और अनुचुंबकीय जो है वो अनुदिश चुंबकित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। अब लौह चुंबकीय क्या होते हैं, लौह चुंबकीय ये होते हैं कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण एक जैसे ही होते हैं, बस इसमें अंतर आ जाता है तीव्रता का। ये अनुचुंबकीय पदार्थ कम चुंबकित होते हैं कि जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत ज़्यादा, मतलब प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। किनका समाप्त हो जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का। अनुचुंबकीय पदार्थों का क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका भी चुंबकन समाप्त हो जाता है। मतलब प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ दोनों का चुंबकन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लोगे तब भी इनका चुंबकन समाप्त नहीं होगा। फिर इसमें जो है अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये पदार्थ किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर मामूली प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और अनुचुंबकीय में क्या होता है, ये पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाए जाने पर मामूली से आकर्षित हो जाते हैं। मतलब अगर अनुचुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक लाओगे तो ये आकर्षित हो जाएंगे। और फिर अगला क्या है, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दृढ़ता से आकर्षित हो जाते हैं। मतलब फिर से अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ दोनों आकर्षित होते हैं, बट जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें मामूली सा आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों पे बहुत अधिक आकर्षण बल लगता है, दृढ़ता से आकर्षित हो जाते हैं, बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या, चौथा पॉइंट क्या है इसका, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये जो होते हैं कम तीव्रता वाले, जहाँ पे जैसे कहीं पे असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, तो ये पदार्थ उधर शिफ्ट हो जाते हैं जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, और जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मतलब ये भी आकर्षित हो जाते हैं और ये भी आकर्षित हो जाते हैं। अब अगर आप उदाहरण देखें, क्योंकि इसी प्रश्न में आपसे उदाहरण भी पूछे गए हैं, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें बिस्मथ, जिंक, कॉपर, चांदी, सोना, AgAu ये उसके प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होते हैं। और अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण देखें तो एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज, Mn ये जो है हमारे अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होते हैं। और अगर आप लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण देखिए तो ये होते हैं आयरन, Fe, Ni, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, एक तरह से आप इन्हें ऐसे भी देख सकते हो कि केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे तो ये जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट जो होते हैं ये मुख्यतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं ज़्यादातर वो हमारे क्या हो जाते हैं, लौह चुंबकीय हो जाते हैं। इन्हें याद करने का तरीका है, वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही हर जगह लिख दो कि हाँ जो कैटलिस्ट की तरह काम करते, उत्प्रेरक की तरह काम करते वो लौह चुंबकीय होते, ये कोई ज़रूरी नियम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर दें और या स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तरह से आप अगर लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, क्योंकि बड़ा संक्षिप्त में बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है। इस तरह से लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि उससे दूर से सारा सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बच्चा क्या लिखना चाह रहा था, बच्चा क्या हमें बताना चाह रहा था, वो सब कुछ समझ जाएगा। बच्चों अब हम जो है 4 घा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये 4 घा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर
चालकों, अचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये सेम क्वेश्चन जो है 2021 के सेट में भी आया था। ठीक है, वो सेट का नंबर था 346 FU। ठीक है, तो इस पे मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का नाम होगा पार्ट यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर 2021 कोड 346 FU, और प्रश्न संख्या होगी 4 ला। तो आप वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है 4 ला। इस 4 ला में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में आपसे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पूछी है, और साथ में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल वाले जो जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। छोटी सी परिभाषा लिखते हैं और फिर न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो है स्वप्रेरकत्व है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो स्वप्रेरकत्व की हमने परिभाषा लिख रखी है। देखिए क्या होता है कि अगर यदि किसी कुंडली में n फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध मतलब गुजरने वाला, प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, तो n फाई बी मतलब n चुंबक फेरों की संख्या और फाई बी चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की जो गुणा होती है n फाई बी को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स लिंकेज होता है n फाई बी, ये प्रोपोर्शनल होता है आई होती है हमारी कुंडली में प्रवाहित धारा। मतलब जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, बड़ा एक इक्वल साइन लगाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट हमने लगा लिया L, जहाँ L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसकी प्रश्न में परिभाषा पूछी गई थी, स्वप्रेरकत्व। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जो फैराडे के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर होता है -n डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये n कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसे डेल्टा के अंदर भी कर सकते हैं, डेल्टा से बाहर भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर हो जाता है माइनस डेल्टा n फाई बी, और n फाई बी का मान आपको ऊपर मालूम है कि n फाई बी का मान होता है Li। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ n फाई बी का मान Li रख देते हैं। तो L हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, ये L हमारा बाहर आ गया है। तो E बराबर हो गया -L डेल्टा I बटे डेल्टा T। अगर हम L का मान निकालें तो L का मान हो जाता है -E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। अब यदि हम मान लें कि डेल्टा I बटे डेल्टा T बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो L बराबर हो जाता है E। हमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया है, केवल संख्यात्मक मान लिया है। ठीक है, माइनस साइन हमें केवल ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन की दर के विपरीत होता है, या धारा परिवर्तन की दर का विरोध करता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह धारा परिवर्तन की दर का विरोध करता है, इसलिए अगर हम माइनस हटा भी दें तो भी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, L बराबर ई लिखते हैं, और ये हमने जो E का मान लिया है ये संख्यात्मक मान लिया है। हमें इसने मतलब नहीं है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है और किसका विरोध नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर डेल्टा I बटे डेल्टा टी का मान यहाँ रखते हैं तो L बराबर हो जाता है E। तो हमारी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या बनती है, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है। धारा परिवर्तन की दर कितनी है, एकांक मतलब 1। तो हमारा जो स्वप्रेरकत्व होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, वही इस परिभाषा में लिखा हुआ है। अब इसी में, ये तो हमने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बता दी है, अब इसी में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ा गया है। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है कि कह रहा है कि एक कुंडली है जिसका
प्रेरकत्व जो है वो 0.4 मिली हेनरी है। तो इसमें दिया क्या है, कैसे लिखेंगे कि दिया है 100 प्रेरकत्व एल बराबर 0.4 मिली हेनरी। ये मिली हेनरी जो है संकेतांक होता है, इसे मिली हेनरी को हेनरी में बदलते हैं तो हमारा ये एल बराबर हो जाता है 0.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हमारा 100 प्रेरकत्व हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 1.1 सेकेंड में, यानी कि डेल्टा टी बराबर जो है वो है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में जो करंट में परिवर्तन होता है डेल्टा आई बराबर वो होता है 1 एम्पियर। तो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत भागबल निकालिए। तो प्रेरित विद्युत भागबल का अभी हमने आपको सूत्र बताया था, ई बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब अगर हम इसका संख्यात्मक मान लें, संख्यात्मक मान लेने पर, संख्यात्मक मान क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रेरित विद्युत भाग बल ये बताता है कि प्रेरित विद्युत भाग बल जो है वो धारा परिवर्तन के विपरीत है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल प्रेरित विद्युत भाग बल निकालना है। तो संख्यात्मक मान भी हम ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम है कि ई बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान संख्यात्मक मान लेते हैं तो ये हो जाएगा एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। और आपको मालूम है एल का मान दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻³ और डेल्टा आई का मान दे रखा है 1 और बटे में है डेल्टा टी का मान है 0.1। तो अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ और इंटू ये हो जाएगा 10। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और प्रेरित विद्युत भाग बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा E बराबर 4 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से बेटा ये न्यूमेरिकल भी हमने लगा दिया और आपको डेफिनेशन भी बता दी।